मेरी भांजी रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उसके गले लगते मुझे क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद सो जाती थी। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी भांजी तो, मेरा नाम रूही है, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल परिवार में मेरे पति महेश और उनके बहन की बेटी यानी कि मेरी भांजी रहती थी, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके बाद महेश अपनी छोटी भांजी को ले आए और उसका पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। महेश पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जब मैं इस घर में आई थी पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने उठा लिया था। अब महेश बेफिक्री से अपने काम में अच्छे से ध्यान देने लगे थे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी भांजी का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन वो जिम्मेदारी मैंने अब अपने सर पर ले ली थी। तो महेश अपने पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। खैर ऐसे ही दिन गुजरते गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि महेश की मेहनत रंग ले आई थी। महेश काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। महेश की सरकारी नौकरी लग गई थी और इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन महेश ने यह सब कर दिखाया था। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती थी कि मेरा पति सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच यह सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थीं वो हमेशा से ही घमंडी थीं। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह जरूर था कि महेश की भी सरकारी नौकरी लग जाए, और भगवान ने हमारा सुना भी। खैर अब हमारे दिन अच्छे आ चुके थे। मेरी भांजी यानी कि अंजलि की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। अंजलि केवल 17 साल की थी। उसने कॉलेज में अभी अभी एडमिशन लिया था। अब अंजलि की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी महेश बखूबी निभाने लगे थे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती थी महेश मेरे बोलने से पहले वो चीज़ हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति महेश का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके खुद को और अंजलि को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन आज बात यहाँ तक आ चुकी थी कि अंजलि की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। मेरे पास तो ना कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो महेश ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह की कोई चीज़ का पता नहीं था। लेकिन मुझे अंजलि को पढ़ाई भी तो करवानी थी, क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और अब अपने मामा को भी खो दिया था। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह महेश उसका ख्याल रखते थे उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और मामा की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे अंजलि ने कहा था कि मामी मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके तो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने अंजलि की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवा कर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी। उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम के तलाश में निकल गई। दरअसल महेश के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, न ही जमीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट नौकरी की वजह से घर चलता था और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए, क्योंकि महेश को नौकरी लगे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया था।
इसीलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई और मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज़्यादा नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके अंजलि को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसीलिए मैं कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी घर आती और अंजलि को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर मुझे नींद तो नहीं आती थी क्योंकि महेश की यादें मुझे हर रोज सताती थी, लेकिन मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं था, इसीलिए मुझे इन सब को झेलना ही था। खैर कभी खुशी तो कभी गम को झेलते हुए ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरे भांजी को हमेशा से ही एक आदत थी कि वो सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी तब से मेरी भांजी हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में सोने जाती थी। महेश अक्सर उसे चिढ़ाते थे कि मेरे तो कभी भी गले लगकर नहीं सोई, क्या मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ? तभी वो कहती कि मामा आप तो मेरे मामा नहीं भगवान हो, लेकिन मामी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मेरी माँ और मेरी मामी दोनों हैं, इसीलिए मुझे इनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसीलिए मैं मामी के गले लगती हूँ। खैर अपनी भांजी के गले लगकर मैं भी सो जाती थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ को नोट करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी मेरी भांजी मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद सो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से महेश का देहांत हुआ था उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी नहीं सोई थी। दिन भर इतना काम करती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। महेश की यादें मुझे सोने ही नहीं देती थी, लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिनों के बीच तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मेरी भांजी मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती थी उसके बाद से मानो मैं बेहोशी की हालत में चली जाती थी और बिना पानी पिए ही सो जाती थी। सवेरे जब उठकर देखती थी तो कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते थे तो कभी मेरे पूरे बदन पर भी कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा, और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी भांजी ही रहते थे। और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली जाए तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी नहीं आ पाता। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके सोती थी। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद भी ऐसी हरकत कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होंगी। बेवजह मैं ऐसे ख्यालों में पड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई काम आज से तो नहीं कर रही हूँ। पिछले कितने महीनों से मैं यह काम कर रही थी और तब मुझे इतनी थकान तो नहीं हुई, तो अब कैसे हो सकती है? और भला थकान होती है तो इस कदर अचानक मेरी नींद कैसे लग जाती है? और वो भी अंजलि के गले लगने के बाद। अब तो मुझे अंजलि पर भी अजीब सा शक लगने लगा था कि कहीं अंजलि तो नहीं कुछ कर रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, अंजलि मुझसे इतना प्यार करती है और मुझे माँ का दर्जा देती है, मुझे उसके बारे में ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हर समय मेरे दिमाग में यही बात दौड़ती थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बात किससे पूछूं, किसके साथ शेयर करूं, जो मुझे इस उलझन से निकाल सके। इस तरह काफी दिन निकल गए, लेकिन यह हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं उठती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटता था जैसे मानो मुझे किसी ने रौंदा हो। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि जरूर कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इस तरह मेरे शरीर से कपड़े गायब होना
इस तरह गले लगने के बाद अचानक से गहरी नींद में सो जाना और सवेरे उठने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द के मारे टूटना, यह सब कोई वहम या थकान नहीं थी। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी साजिश लग रहा था। तभी मैंने एक दिन अंजलि से पूछा कि अंजलि, मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? तभी अंजलि काफी घबराई हुई अंदाज में कहने लगी कि नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी घर में कौन आता है, जरूर आप थकान के मारे सो जाती होंगी और नींद में यह सब हरकतें कर लेती होंगी, और सवेरे जब आप उठती हो तो आपको ऐसा कुछ लगने लग जाता है। मुझे अंजलि की बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही थी उसकी आवाज में हलचल थी और वो नजरें भी मुझसे मिला नहीं पा रही थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि जरूर अंजलि कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते हुए इतनी घबराई नहीं थी जितना आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे मन में यह था कि अंजलि जरूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज रात को मुझे कोई नशा वगैरह देकर किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो ऐसा कुछ करती है तो मेरे शरीर के साथ यह हलचल कैसे, और मेरे शरीर से कपड़े कैसे गायब होते हैं। अब तो घबराहट से मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब मुझे पता लगाना था आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में एक कैमरे फिट करवा देती हूँ। उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब अंजलि कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरे फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था, और आज मैं पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ होता क्या है यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने आ जाएंगी। इसी संतुष्टि में मैंने और अंजलि ने शाम का खाना खाया और हम लोगों ने सोने की तैयारी करने लगे। तभी अंजलि मेरे कमरे में आई और बोली कि मामी, आज तो गले लगे ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं अंजलि के गले लगूं, क्योंकि जब मैं अंजलि के गले से लगती हूँ उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। महेश की भांजी से मैं महेश के जितना ही प्यार करती थी। कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देना चाहती थी, तो इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल क्यों दुखा दूं। खैर, ऐसा सोचकर मैं अंजलि के गले लग गई। जैसे ही अंजलि के रूम से बाहर गई, मेरी आंखें अपने आप बंद होनी शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। गहरी नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कुछ भी ना बोल पाई, ना उठ पाई, और अपने बिस्तर पर पता नहीं किस हालत में सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही मैंने देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह ही थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोच के निशान भी थे। आखिर यह खरोच के निशान कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। पूरा शरीर मेरा इतना भारी हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और अंजलि के लिए खाना तैयार किया, और उसके बाद जब अंजलि कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से लैपटॉप निकाला और उसमें सब कुछ देखने लगी। उसके बाद जो मैंने कैमरे के अंदर देखा, उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए थे, और अब यह कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आए और मेरे पूरे बदन से कपड़े उतारकर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर दिए और मुझे जानवरों की तरह नोच रहे थे। लेकिन मैं तो टस से मस नहीं हो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी, और वह दोनों लड़के मेरे बदन को नोचते हुए मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़के अंदर आए कैसे। मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करके सोती हूँ, लेकिन अब जो शक की सुई थी वो सीधी अंजलि के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई घर में था ही नहीं। लेकिन अंजलि भी मेरी तरह लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब तो पूरी सच्चाई अंजलि के मुंह से ही पता चल जाएगी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे अंजलि के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर ही घसीटते हुए घर लेकर आऊं। उसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला पोसा। इतने दुखों को झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया। लेकिन उसने यह सब क्या किया। अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं अंजलि के आने का वेट करने लगी। शाम को जब अंजलि कॉलेज से घर वापस आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कैमरे की ओर घसीटते हुए ले जाने लगी। वो बोली, मामी क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तभी अंजलि को मैंने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वो लैपटॉप दिखाते हुए बोली कि यह सब क्या है। तभी अंजलि बहानेबाजी करने लगी कि मुझे क्या पता यह सब क्या है और मुझे यह सब क्यों दिखा रही हो, और आपके साथ यह लड़के कौन हैं। तभी मैंने अंजलि को खींचकर एक थप्पड़ दे मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने की नाटक तो मत करो मेरे सामने, सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि मामी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दरअसल मेरे कॉलेज की लड़कियां हर रोज नए नए कपड़े पहन कर आती थी और हर रोज महंगी महंगी पार्टी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तभी सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी कि तुम्हारे पास तो कोई पार्टी का भी पैसा नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों न मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाने वाले हो नहीं, इसीलिए मैंने आपको धंधे में डालना चाहा। और उसके बाद जो पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। और अपने इस मान को बनाए रखने के लिए मैं अपना यह जुर्म बढ़ाती गई और यह पाप करती गई। तभी मैंने अंजलि से कहा कि तुम यह सब करती कैसे थी। तभी अंजलि कहने लगी कि जिससे वो दवा आप सूंघ लेती थी और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वो बेहोशी की दवा इतनी तेज थी कि उसे लेने के बाद 10 से 12 घंटे तक इंसान होश में चाह कर भी नहीं आ सकता था। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी। फिर कुछ लड़के आपसे संबंध बनाते और वो कुछ लड़के मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। जब इतने पैसे आने लगे तो मेरे मन में और भी लालच बढ़ गया और यह काम रोजाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। सवेरे जब आप उठेंगी तो आपको भारी बदन लगेगा और आप सोचेंगे कि हो सकता है कि थकावट का कारण हो। मैंने यह जरा भी नहीं सोचा था कि आपको यह सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर पर कपड़े ना होने की, तो मैं उन लड़कों को कहती थी कि आपको वापस कपड़ा पहना दें, लेकिन वो लोग आपको कपड़े भी नहीं पहनाकर वापस जाते थे, आपको उसी हालत में छोड़ जाते थे। अब तो मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी भांजी की मामी हूँ जो इतनी गिर सकती है। तभी अंजलि हाथ जोड़ते हुए बोली कि मामी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए सब कर बैठी। तभी मैंने अंजलि को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालातों में पहुंच जाऊंगी। मैं बार बार महज से माफ़ी मांग रही थी कि मैं आपकी भांजी को नहीं संभाल पाई। वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जिसका मैं जरा भी ख्याल नहीं कर पाई। मैंने अंजलि के लिए इतना सब कुछ किया था। महज के जाने के बाद मैंने जब से काम करना शुरू किया था, उसके बाद जितने भी पैसे बनते थे वो सब मैं अंजलि के ऊपर ही लगा देती थी। खुद के लिए मैंने आज तक एक जोड़ी कपड़े तक नहीं ली। मैंने सोचा कि अंजलि को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का उसने गलत फायदा उठाया और उसने मेरे साथ वो हरकत कर दी जो करने से पहले हर इंसान 100 बार सोचता है। मुझे अंजलि पर बार बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार महज को याद करने लगी।
मैं सोच रही थी कि अंजलि ने यह सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसने क्या हासिल कर लिया, और कॉलेज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उसने आज ऐसी गलती कर दी थी जिसकी माफ़ी उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अगर लड़कियां पार्टी करती हैं तो उनके घर वाले अमीर हैं, इसीलिए करती हैं। किसी की बराबरी करने से क्या फ़ायदा। जब हम लोगों की इतनी औकात नहीं है तो हम लोग बड़े लोगों के साथ बैठते ही क्यों हैं। हम लोगों से जितना हो पाता है हम उतना ही करें। खैर, मैं मन में सोचने लगी कि अगर अंजलि मुझे एक बार बोल देती कि मामी कॉलेज में लड़कियां पार्टी करती हैं इसीलिए मुझे भी करनी है, तो मैं उसे कहीं से भी पैसे ला कर देती, उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करती। लेकिन उसने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा, अपने ही दिमाग से सब कुछ कर डाला। उसने मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे विश्वास को भी खराब किया था। मैं चाह कर भी उसको माफ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना हो सकता था उतना अंजलि से दूर रहती थी, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो इस गलती का बार बार पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई और महज के बारे में ख्याल आ गया कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा जरूर दुखी होती होगी। फिर मैंने अंजलि को माफ़ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर लेकर गई। उसके बाद उसने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा ली। अब हमारे घर का सुधार पूरी तरह हो चुका था। अंजलि ने गलती करके अपने आप को सुधार लिया था। अब मेरे चेहरे पर यह सोचकर मुस्कान आ गई थी कि देर से ही सही लेकिन अंजलि एक अच्छी इंसान बन गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।